हम सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 17 सॉलिड ऑफ फिज़िक्स पढ़े हैं। इसमें इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो हिस्टैरिसीस लूप है। आज हमने इसको डिस्कस करना है। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे दूं कि परमानेंट मैग्नेट जो है वो कैसे बनाए जाते हैं। हमने पैरामैग्नेटिक मटीरियल के बारे में पढ़ा, फेरोमैग्नेटिक मटीरियल के बारे में पढ़ा और डायमैग्नेटिक मटीरियल के बारे में पढ़ा। उन सब में से जो फेरोमैग्नेटिक मटीरियल होता है इसको हम परमानेंट मैग्नेट जो है वो बना सकते हैं। ये हमारे पास फेरोमैग्नेटिक मटीरियल पड़ा हुआ है। फेरोमैग्नेटिक मटीरियल के अंदर हमने डिस्कस किया था, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास डोमेन थ्योरी थी। डोमेन थ्योरी हमें ये बताती है कि जितने भी हमारे पास जो सॉलिड है उनके अंदर 10⁻12 से लेकर 10⁻16 तक कुछ एटम की एक रीजन होता है जिसको हम डोमेन्स का नाम देते हैं। और वहाँ पे मौजूद सारे एटम जो है वो टाइनी मैग्नेट के तौर पे बिहेव करते हैं और उनका मैग्नेटिक फील्ड ऐड अप होके तो एक जो है वो टोटल इस रीजन के अंदर जितना भी मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन सेम होगी। इस डोमेन के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसके पास पड़े हुए डोमेन्स की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट होगा। हर एक की डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होगी। तो ये हमारे पास अगर ओवरऑल हम इसका मैग्नेटिक बिहेवियर देखें तो एक दूसरे के मैग्नेटिक इफेक्ट को कैंसिल आउट करने की वजह से टोटल जो मैग्नेटिक इफेक्ट आता है वो ज़ीरो आता है। लेकिन अगर हम इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करें, ये हमारे पास नॉर्थ मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेट है, ये दूसरा उसका साउथ जो है वो पोल पड़ा हुआ है मैग्नेट का। इसके अंदर हमने इस फेरो मैग्नेटिक मटीरियल को प्लेस किया तो यहाँ पे मौजूद नॉर्थ एंड साउथ से जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस आएंगी उनकी डायरेक्शन जो है वो लेफ़्ट से राइट वर्ड इस तरफ इनकी डायरेक्शन होगी। ये हमारे पास जो है वो बी इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ होगी। अब यहाँ पे पड़ी हुई हर डोमेन की जो लाइंस है, पहले इसकी लाइन इस तरह से थी लेकिन जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा तो इसकी ये जो लाइन है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होना शुरू हो जाएंगी। ये जो मैग्नेट है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं। इनको हम मैग्नेट कैसे बनाते हैं, इनको हम जो है वो एक्सटर्नल किसी सोर्स के साथ बैटरी के साथ जो है वो कनेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम जो है वो इनको एसी सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, मतलब एसी करंट हमारे पास आता है। जैसे जैसे यहाँ पे एसी करंट को अगर हम देखें तो इसका वेव फॉर्म कुछ हमारे पास इस तरह से बनता है। इसकी वैल्यू कभी ज़्यादा होती है, फिर कम होती है, फिर नेगेटिव में ज़्यादा होती है और फिर इसकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो जाती है। तो इस तरह से इसकी जो है एसी करंट के अंदर वेरिएशन आती है। जैसे जैसे इसके करंट में वेरिएशन आती है वैसे वैसे यहाँ पे मौजूद मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू में भी जो है वो वैल्यू कम ज़्यादा होती है। अब अगर हम देखें तो जब इसकी वैल्यू जो है वो अभी करंट ज़ीरो है तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी ज़ीरो होगा। करंट जब यहाँ पे पीक पे आ जाएगा उस वक्त तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा और देन ये टोटल जो हमारे पास मटेरियल है ये परमानेंट जो है मैग्नेट बन जाएगा। सारी इसकी लाइन जो है वो लाइन हो जाएंगी। कुछ ऐसे मटीरियल्स होते हैं जो कि सॉफ्ट आयरन वगैरह होते हैं। सॉफ्ट आयरन जो है ये भी हमारे पास फेरोमैग्नेटिक मटीरियल है। सॉफ्ट आयरन होते हैं उनको अगर हम थोड़ा सा भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे दें तो वो परमानेंट मैग्नेट के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हार्ड मटेरियल होते हैं जिनको हम ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड दें तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो शो करते हैं। तो मतलब हमें यहाँ पे ये सारा डिस्कस करने से पता चला कि पहले हमारे पास जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है वो परमानेंट मैग्नेट नहीं होता, लेकिन एक दफ़ा जब उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम प्लेस कर देते हैं तो वो परमानेंट मैग्नेट के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। कुछ सॉफ्ट आयरन जो होते हैं उनको बेशक हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को वहाँ से रिमूव कर देते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को वहाँ से रिमूव कर दें तो उसकी मैग्नेटिक बिहेवियर थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन उसका टोटली तौर पे मैग्नेटिक इफेक्ट जो है उसका ज़ीरो नहीं आता। इसको इस सारे बिहेवियर को समझने के लिए हमारे पास एक तो यहाँ पे मौजूद जो है वो करंट है जिसको हम दे रहे हैं, जिसकी वेरिएशन से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, और दूसरा यहाँ पे मौजूद मटेरियल की मैग्नेटाइजेशन जो है वो मैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो चेंज हो रहा है, जिसको हम मैग्नेटिक डेंसिटी भी जो है वो हम मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी भी जिसको हम नाम देते हैं। अगर हम यहाँ पे इसको ग्राफ की हेल्प से यहाँ पे ड्रा करना चाहें तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से है। ये दो लाइनें एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग है और एक वाई एक्सिस के लॉन्ग है। एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमने करंट लिया हुआ है और यही करंट की वजह से उनके जो कोर्स हैं, जो हमारे पास डोमेन्स हैं, वहाँ पे मौजूद मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अलाइन होते हैं। इस वजह से इस करंट को हम करंट यहाँ पे शो कर सकते हैं या यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग फोर्स का हम नाम दे सकते हैं। अलोंग वाई एक्सिस में हमने फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटाइजेशन जो है वो उसको हमने यहाँ पे शो करवाना है।
तो मतलब जैसे जैसे हम किसी मटेरियल के अक्रॉस जो करंट हम जो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट को करंट प्रोवाइड करें उसको चेंज करेंगे, तो वहाँ पे वजूद जो है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या उसका फ्लक्स डेंसिटी या उसका मैग्नेटाइजेशन पावर जो है वो उसकी चेंज होगी। अब देखें शुरू के अंदर ये हम यहाँ पे अभी जो बैठे हुए हैं वो इस पॉइंट के ऊपर हैं, ये यहाँ पे इस पॉइंट पे हैं, हमारा करंट अभी ज़ीरो है। जैसे जैसे हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं हमारा करंट पॉजिटिव वे में बढ़ा है, यहाँ से हम यहाँ तक पहुँच। इस दौरान हमारे पास करंट के बढ़ने से आप देख सकते हैं जैसे जैसे हमारे पास ये करंट जो है उसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो वैसे वैसे यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस हैं, ये जो कोर्स यहाँ पे मौजूद है, डोमेन्स हैं, इनकी लाइंस भी जो है वो अलाइन होना शुरू हो जाएंगी। तो मतलब हमारे पास जो मटेरियल है वो मैग्नेट बनना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे हमारे पास यहाँ पे करंट जो है बढ़ता है यहाँ तक पहुँचता है। मतलब इसको अगर मैं करंट को इसकी वेव फॉर्म को यहाँ पे शो करवा सकूँ तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से है कि ये इस तरह से हमारे पास जो है वो करंट है। अभी शुरू में ज़ीरो से हमारे पास करंट यहाँ तक पहुँचा है इस पॉइंट पे, ये देखें यहाँ से करंट हमारे पास मैक्सिमम पीक पॉइंट तक जो है ये यहाँ तक करंट पहुँचा है। इस दौरान हमारे पास जो यहाँ पे पड़ा हुआ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है इसकी लाइनें अलाइन होना शुरू हो जाएंगी, तो ये मैग्नेट बनना शुरू हो जाएगा। तो इसकी मैग्नेटाइजेशन पावर जो है वो बढ़ते हुए आप देख सकते हैं कि ये जैसे जैसे हमने करंट बढ़ाया ये इसका मैग्नेटिक बिहेवियर शो करना शुरू कर देगा, और ये यहाँ से जाता हुआ यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा। इस पॉइंट को ए पॉइंट का नाम दे रहे हैं। ये हमारे पास सैचुरेशन पॉइंट है। सैचुरेशन पॉइंट उस वक्त बोलते हैं जब हमारे पास कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल परमानेंट मैग्नेट बन जाता है या फुली तौर पे मैग्नेटाइजिंग बिहेवियर जो है वो शो करना शुरू कर देता है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो उसके बाद हमारा करंट जो है वो यहाँ से कम होता हुआ यहाँ पे आएगा, करंट की वैल्यू कम होगी, ये जो है वो करंट दोबारा यहाँ से होता हुआ यहाँ पे आएगा। जब ये करंट हमारा यहाँ से होता हुआ ज़ीरो पॉइंट पे आ गया है, उस दौरान हमारे ग्राफ को चाहिए कि जिस पाथ के लोग इस पाथ के लोग ये डॉटेड लाइन के लोग यहाँ तक पहुँचा है, इसको चाहिए ना फिर ये यहाँ से होता हुआ यहाँ ज़ीरो पे आ जाए। करंट ज़ीरो पे आया है तो इसको भी ज़ीरो पे आना चाहिए, लेकिन ये ऐसे नहीं होता, बल्कि ये ग्राफ इस पाथ को फॉलो करता हुआ यहाँ से लेकर बी पॉइंट पे आ जाता है। बी पॉइंट को क्रेसिविटी हम बोलते हैं। क्रेसिविटी वो पॉइंट है जिस पॉइंट के ऊपर हमारे पास करंट तो ज़ीरो है, लेकिन इन दैट पॉइंट इसकी जो मैग्नेटिक बिहेवियर है, जो मैग्नेटाइजेशन पावर है या जो इसकी मैग्नेटाइजेशन है वो ज़ीरो नहीं हुई। हालांकि देखिए जब हमने एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है जो कि परमानेंट मैग्नेट नहीं था, इसको हमने देखा तो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर ज़ीरो था, मतलब यहाँ पे था। जैसे जैसे करंट बढ़ाया वैसे वैसे ये ग्राफ यहाँ से यहाँ तक पहुँचा जब हमारे पास करंट मैक्सिमम था। लेकिन करंट को जब हम रिड्यूस करते हुए यहाँ पे लेके आते उस वक्त इसको इस ग्राफ को यहाँ पे ज़ीरो पे आ जाना चाहिए, लेकिन ये यहाँ से कम होता हुआ इस पॉइंट पे आ जाता है। इसका मतलब है कि एक दफ़ा अगर हम किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को के अक्रॉस पोटेंशियल प्रोवाइड करके इसके अंदर से करंट पास करवा के मैग्नेटिक फील्ड पास करवा के उसको एक दफ़ा मैग्नेट बना लेते हैं, तो तब वो फुली तौर पे डीमैग्नेटाइज नहीं होता। तो अब बेशक हमने एक्सटर्नल करंट या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को ज़ीरो कर दिया, लेकिन अब भी उसके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक बिहेवियर जो है पाया जाता है। इस पॉइंट को क्रेसिविटी या रिटेंटिविटी का हम नाम देते हैं। उसके बाद करंट हमारा जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में यहाँ पे आना शुरू होता है। जैसे जैसे करंट है हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में ये इस तरफ जाना शुरू करता है। ये अगर हमारा करंट अब इस पॉइंट पे है, मतलब फुली तौर पे पीक पॉइंट पे नहीं आया, लेट अस कंसीडर यहाँ से लेकर यहाँ तक ही अभी पहुँचा है, तो उस वक्त हमारे पास ये जो मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल साउथ बन जाएगा। ये जैसे कि ये नॉर्थ है, जैसे जैसे हमारे पास करंट जो है वो नेगेटिव इसने पोलैरिटी चेंज की तो ये नॉर्थ साउथ बन जाएगा, और साउथ क्या बन जाएगा, नॉर्थ बन जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अब किस तरफ हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो अब इस तरफ हो जाएगी। जैसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होगी इस तरह, इस दौरान इसके ये जो लाइंस है ये भी डिसअलाइन होना शुरू हो जाएंगी, और इस तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ये लाइन होना शुरू हो जाएंगी। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो जैसे जैसे हमने नेगेटिव डायरेक्शन में करंट को बढ़ाया उस वक्त इसका ग्राफ यहाँ से होता हुआ इस पॉइंट पे पहुँच जाता है। अब इसका मतलब क्या है कि हमारे पास करंट जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, नेगेटिव एक्सिस में है, और उस दौरान इस पॉइंट के ऊपर जब करंट आता है तो इस दौरान हमारे ग्राफ की मैग्नेटाइजिंग पावर जो है वो मैग्नेटिक बिहेवियर इसका ज़ीरो हो गया, इस पॉइंट पे पहुँच गया। इस पॉइंट को क्रेसिविटी का हम नाम देते हैं। ये क्रेसिविटी हमारे पास वो पॉइंट है जिस वक्त करंट हमारा जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, मतलब इस हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे है, और इस वक्त हमारे पास मैग्नेटिक जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो फुली तौर पे डीमैग्नेटाइज हो गया है। इसको क्रेसिविटी का हम नाम देते हैं।
उसके बाद मज़ीद हमने करंट को यहाँ से मज़ीद हमने करंट नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ाया तो इसकी जो पोलैरिटी है या इसकी जो हमारे पास मैग्नेटाइजिंग पावर है वो यहाँ से ग्राफ होता हुआ हमारे पास इस पॉइंट पे आ जाता है लाइक अब जब जैसे हमने इसकी डायरेक्शन को चेंज किया, जैसे हमने इसकी मैग्नेटिक फील्ड को करंट अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ा, उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी और इस वक्त इनकी लाइनों की डायरेक्शन इस तरफ अलाइन होना शुरू हो जाएंगी, इस तरफ लाइनें आना शुरू हो जाएगी। तो मतलब इसका मैग्नेटाइजिंग पावर जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले इसका जब करंट पॉजिटिव पीक पे था तो इसका सैचुरेशन पॉइंट ये था, अब करंट हमारे पास नेगेटिव पीक इस पॉइंट पे जब आया तो उस वक्त हमारे पास यहाँ पे ये इसका सैचुरेशन इन अपोजिट डायरेक्शन, ये दूसरी डायरेक्शन में जो है वो फुली तौर पे मैग्नेटाइज हो गया। उसके बाद आप देखें जैसे हमने करंट को कम करते हुए यहाँ से करंट वापस जो है वो इस पॉइंट पे लेके आए, जब ये करंट हमारा इस पॉइंट पे आया देन हमारे पास जो यहाँ से होता हुआ करंट जो है वो ज़ीरो पे, जैसे कि यहाँ पे था, अब यहाँ से हमारे पास करंट जब ज़ीरो पे आया तो तब ये हमारा ग्राफ जो है वो यहाँ से मूव करता हुआ यहाँ से मूव करता इस पॉइंट पे आ गया। ये दोबारा हमारा रिटेनिटिविटी पे पहुँच गया है, मतलब इस डायरेक्शन से जब यहाँ से हमारा ग्राफ यहाँ तक पहुँचा ज़ीरो पे हमारा करंट आया तब वो ऊपर वाली डायरेक्शन में इसकी मैग्नेटाइजिंग पावर है, मतलब मैग्नेटिक बिहेवियर की जो लाइंस हैं वो इस तरफ हैं। लेकिन जब हमने इसकी अपोजिट डायरेक्शन में किया तो तब हमारे पास मैग्नेटिक जो फील्ड है या जो डोमेन उनकी मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस इस तरफ थी, और यहाँ से जब हमने करंट जो है यहाँ से दोबारा ज़ीरो पे पहुँचा उस वक्त हमारे पास अब जो मैग्नेटिक बिहेवियर है उसकी डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है। तो इस पॉइंट को भी हम जो है रिटेंटिविटी का या कुरेसिविटी का रिटेंटिविटी का हम जो है वो नाम देंगे, लेकिन यहाँ पे जो है वो इसकी वाई एक्सिस पे ऊपर को है, यहाँ पे वाई एक्सिस के नीचे को है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर हमारे पास करंट यहाँ पे ज़ीरो है तब यहाँ तो हमारे पास मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे है या हमारे पास जो है वो यहाँ पे है। इसका मतलब है कि जब हमारे पास करंट एक दफ़ा हम किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करके तो वहाँ से उठा के बेशक उस मैग्नेटिक फील्ड से उसको आउटसाइड ले ले तब वो परमानेंट मैग्नेट में चेंज हो जाता है, उसको डीमैग्नेटाइज जो है वो नहीं किया जा सकता। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें मज़ीद हम इसके करंट को यहाँ पे बढ़ाते हैं तो जब ये करंट इस पॉइंट पे पहुँचता है तब हमारे पास ग्राफ यहाँ से मूव करता हुआ हम यहाँ पे आ जाता है। मतलब अब इस वक्त इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल ज़ीरो हो गई, मैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। इसका मतलब है कि अगर हमें कभी भी किसी परमानेंट मैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को डीमैग्नेटाइज करना है तो उस वक्त हमें या तो नेगेटिव डायरेक्शन में कुछ करंट देना पड़ेगा या पॉजिटिव डायरेक्शन में कुछ करंट देना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे पास करंट ज़ीरो हो जाता है तब वो या तो यहाँ पे आके खड़ा हो जाएगा या यहाँ पे आके खड़ा हो जाएगा, मतलब उसके वो परमानेंट मैग्नेट के अंदर जो है वो कन्वर्ट ही रहेगा। इसको हम बोलते हैं ये हमारे पास हिस्टैरिसीस लूप है। कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनका हमारे पास जो हिस्टैरिसीस लूप है, ये हमारे पास हिस्टैरिसीस लूप जो है इसका यहाँ पे इस तरह से ये लूप आता है, जिस पॉइंट से चलते हैं दोबारा उसी पॉइंट पे आ जाते हैं। कुछ ऐसे सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं जिनको हम थोड़ा सा करंट दे के उसको मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं, उनका यहाँ पे लूप का जो एरिया है वो क्या आता है, बहुत स्मॉल आता है। कुछ ऐसे हार्ड मटेरियल्स होते हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा करंट दे के उसको मैग्नेटाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा करंट दे के उनको डीमैग्नेटाइज करते हैं। ऐसे मटेरियल का लूप का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा आता है। तो इस तरह से हमारे पास ये जो लूप का एरिया है, ये हिस्टैरिसीस लूप का एरिया, ये बेसिकली हमें बताता है कि ये हमारे पास किस तरह का ये फुली तौर पे परमानेंट मैग्नेट है या जो है वो पार्शली परमानेंट मैग्नेट है। तो ये जो है हमारे पास इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इस लूप को ही देख के हम बता सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम किसी भी मैग्नेटिक बिहेवियर वाले मटेरियल के अंदर से करंट पास करवाते हैं तो वो वहाँ पे कितना करंट को जो है वो लॉस करता है या कितना करंट को जो है वो विदाउट लॉस किए बगैर उसके अपने अंदर से गुजरने देता है। इसकी कुछ चंद एक जो है वो यूजेस हैं जो हमने यहाँ पे करना है। द मटेरियल विद हाई रिटेंटिविटी एंड हाई कुरेसिविटी, रिटेंटिविटी एंड कुरेसिविटी आप देख सकते हैं, ये हमारे पास बी पॉइंट जो है वो रिटेंटिविटी है और ये सी पॉइंट कुरेसिविटी है। ऐसे मटेरियल जिनकी ये रिटेंटिविटी मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस और कुरेसिविटी यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस जो है वो आगे कह रहा है ज़्यादा होता है
द मटीरियल विद हाई रिटेंटिविटी एंड लार्ज क्रेसिविटी आर मोस्ट सूटेबल फॉर मेकिंग अ परमानेंट मैग्नेट। वो मटेरियल हमारे पास जो है वो परमानेंट मैग्नेट के तौर पे यूज़ होते हैं, और ऐसे परमानेंट मैग्नेट का जो हिस्टेरिसिस लूप है उसका एरिया भी ज़्यादा होता है। सेकंड जो इसका यूजेस में चीज़ लिखी हुई है, द मटेरियल विद लो रिटेंटिविटी एंड लो क्रेसिविटी आर सूटेबल फॉर द कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट ऐसे मटेरियल होते हैं जिनको करंट दे के हम मैग्नेट भी बना सकते हैं, जब उनके अंदर से करंट पास करना बंद हो जाएगा तो वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, वो नॉर्मल मटेरियल जो है वो उसमें आ जाएगा। तो ऐसे मटेरियल जिनकी रिटेंटिविटी और क्रेसिविटी लो होती है उनको हम सूटेबल फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट के तौर पे यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट ऐसे मैग्नेट होते हैं जिनके अंदर से जब करंट पास करवाएं वो मैग्नेट होते हैं, करंट पास करवाना बंद कर दे तो वो डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं। नेक्स्ट है द मटेरियल विद नैरो हिस्टेरिसिस लूप। ऐसे लूप जिसका एरिया कम हो आर यूज इन अल्टरनेटिव करंट सर्किट टू मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ एनर्जी। लाइका हमारे पास जो है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में कापर आता है, आयरन कापर आता है, कोबाल्ट आता है, उसके बाद जो है वो सिल्वर आता है, गोल्ड वगैरह आता है। ये हमारे पास ऐसे मटेरियल है, वो कह रहा है कि जिनका हिस्टेरिसिस लूप जो है वो स्मॉल होता है, जिनका एरिया स्मॉल होता है, वो एज अ सर्किट के अंदर यूज़ होता है। मतलब वो वाइंडिंग के लिए वायरिंग के लिए जो है वो मटेरियल को हम यूज़ कर सकते हैं, और इसको अगर हम वायरिंग में या सर्किट के अंदर यूज़ करें तो तब वहाँ पे वेस्टेज ऑफ एनर्जी जो है कम होगी। हमारे पास किसी ऐसी डिवाइस जिसका हिस्टेरिसिस लूप कम हो, अगर उससे हम मोटर्स वगैरह बनाएं या उसकी वाइंडिंग किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर करें तो वहाँ पे एनर्जी लॉस कम होगा और वो कम हीट अप होगी। ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है सब